वक्त यूं ही गुजरने लगा और मैं बच्चों में मसरूफ़ हो गई और रामिस कस्बे मुआश में। लेकिन एक दिन जब रामिस घर आए तो बेहद परेशान थे। रामिस की नौकरी छूट गई थी। वो सिगरेट पीने लगे थे। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती थी, इसीलिए मैंने अपना सारा जेवर लाकर रामिस के सामने रख दिया। मैंने कहा, आप नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर लें। मेरे जेवरात को देखकर वो कहने लगे, मैं बेगैरत नहीं हूँ कि बीवी के जेवरात बेचूं। मैंने कहा, रामिस, हम एक दूसरे के साथ दुख सुख के साथी हैं। आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है। आप अपना कारोबार शुरू करें। जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो मुझे नया जेवर बनवा दीजिएगा। रामिस ने मेरा जेवर बेचकर कारोबार शुरू कर दिया। मैंने हर तंगी हंस कर रामिस के साथ गुजारी थी। कई बार ऐसा होता कि बच्चों और रामिस को खाना खिलाने के बाद खाने को कुछ भी नहीं बचता था। रामिस कम खर्चा घर पर लाते थे। मैं पानी पीकर अपना पेट भर लेती थी। खाली पेट बेशक मुझे दुहाइयां देता था, लेकिन दिल मुतमईन था। मेरे बच्चे और शौहर सैर होकर सोए हैं। आहिस्ता आहिस्ता रामिस का कारोबार तरक्की करने लगा था। 2 साल में वो काफ़ी बैंक बैलेंस बना चुके थे। बच्चे स्कूल जाते थे। मेरी जिंदगी में भी पुरसकून हो गई थी, मगर ये सुकून भी आर्जी था। एक बार मैं अपनी कज़न के साथ बाजार चली गई। बच्चे घर पर अकेले थे। मुझे लगा था कि बस 2 घंटे में वापस लौट आऊंगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी रास्ते में जलूस निकल जाएगा और आपस में दोनों सियासी मुखालिफ पार्टियों में झगड़ा बढ़कर पथराव शुरू हो जाएगा। मैं और मेरी कज़न एक दुकान में छुप गए ताकि ये हंगामा आराई कुछ कम हो तो हम अपने घरों को जाएं। लेकिन शाम से रात हो चुकी थी। मैं फ़ोन भी घर से नहीं लाई थी। मुझे अंदाज़ा ही ना था कि मैं इस मुसीबत में फंस जाऊंगी। रात के 10 बज चुके थे। मेरा दिल बच्चों के लिए अलग परेशान था। रामिस का सोचकर भी मैं परेशान होने लगी थी, क्योंकि मैं दोपहर को सोए हुए बच्चों को छोड़कर बाजार के लिए निकल गई थी कि 2 घंटे तक लौट आऊंगी। बच्चे भी बेखबर थे कि मैं बाजार गई हूँ। रामिस मुझे घर पर ना पाकर न जाने कितने परेशान होंगे। मैं रात के 11 बजे रिक्शे में अपने घर पहुंची थी। दरवाज़ा रामिस ने ही खोला था। वो गजबनाक और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। बच्चे सो चुके थे। मैंने कहा, रामिस, मैं बाजार गई थी, लेकिन वहाँ अभी मैं रामिस को बताने ही लगी थी कि मेरे साथ क्या बीती है। उन्होंने मेरे मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा। कहने लगे, मुझे तुम्हारा कोई झूठा बहाना नहीं सुनना। जब से मेरी माँ मरी है तुम तो आवारा हो गई हो। तुम्हें ना मेरे घर की फिक्र है, ना मेरे बच्चों की परवाह कि वो तुम्हारे पीछे से भूखे रो रहे होंगे। ये भी नहीं सोचा तुमने कि मैं घर पहुंचूंगा, तुम्हें ना पाकर मेरा क्या हाल होगा। तुम्हें बस अपनी अय्याशियों की परवाह है। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थे। उन्हें लगा मैं दोस्तों के साथ बाजारों में घूमने गई थी। मैंने कहा, रामिस, मैं 2 घंटे में वापस आ जाती, लेकिन बाजार में हादसा हो गया था। लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी वजाहत सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, दफा हो जाओ मेरे घर से। जाओ उन्हीं सहेलियों के साथ रहो जिनकी संगत की खातिर ना तुम्हें मेरे घर और बच्चों की परवाह है, ना मेरी फिक्र है। रात के 11 बज रहे थे और रामिस मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे। मुझे बाहर की तरफ धकेलने लगे। मैं रोने लगी कि रामिस, मुझे अंदर आने दे। मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त। वो बोले, जहां से आई हो वहीं चली जाओ। मैंने कहा, रामिस, मुझे घर के अंदर जाने दे। पागल तो नहीं हो गए आप? क्यों गली में मेरा तमाशा बना रहे हैं? आसपास के घरों की खिड़कियों से लोग झांक कर देखने लगे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी सी बात पर रामिस यूं भड़क उठेंगे। कहने लगे, तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज ही नहीं है। तुम मुझे पागल कह रही हो। ये इज्जत है तुम्हारी नजर में मेरी। मैं बताता हूँ तुम्हें कि पागलपन किसे कहते हैं। वो बेहद गुस्से में थे। मैं सोच ही रही थी कि रामिस से हाथ जोड़कर माफी मांग लूं, मगर उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। कहने लगे, मैं रामिस वजाहत अली अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ सना। अल्फाज थे या मेरे लिए मौत का पैगाम। यकमुश्त ही रामिस ने मुझे 3 बार तलाक दे दी। मैं इस अजियत की मुताहमिल ही ना थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया।
और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। इतनी बड़ी बात वो कैसे मुझसे कर सकते थे, लेकिन ये हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन रामिस मेरे पास नहीं थे। मोहल्ले की चंद औरतें थीं, मुझे होश में देखकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर बच्चों का सोचना चाहिए था। अब तो खैर पानी ही सर से ऊपर हो चुका है। मैं तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह से गुमसुम सी हो गई थी। जिंदगी के 12 साल मैंने रामिस की ही तो मानी थी। कब मैं उनके खिलाफ चली थी? बस आज पहली बार ही मैं बाजार गई थी। पहली बार मुझसे गलती हुई थी। मुझे रामिस को फोन करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि औरत की एक गलती भी मर्द को नाकाबिले कबूल होती है। वो औरत की सारी कुर्बानियों को फरामोश कर देता है, बस उसकी एक गलती को याद रखता है। कितनी बड़ी सजा रामिस मुझे दे चुका था। मेरी पत्थर आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में मेरे भाई वहां पहुंच गए। मुझे कमरे के बाहर लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी। मेरे भाई रामिस को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मुझे रामिस की जवाब में कोई आवाज नहीं आई थी। फिर मेरे भाई मेरे कमरे में आ गए। भाई काफी गुस्से में थे। मुझसे कहने लगे, चलो हमारे साथ। मैं उठकर भाई के साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा, भाई मेरा घर बर्बाद हो गया। रामिस ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने जानबूझकर देर नहीं की थी। मैं जलूस और हंगामा आराई की वजह से फंस गई थी। मेरे भाई ने मुझे साथ लगाए तसल्ली दी, तुम अब उस शख्स का नाम भी मत लो हमारे सामने। भाई मुझे अपने साथ लगाए बाहर ले गए। सहन में ही रामिस शर्मिंदा सा खड़ा था। मैंने एक नजर उस पर डालकर हटा ली। एक पल ही तो लगा था रामिस को महरम से ना महरम होते हुए। मेरी सिसकियां नहीं रुक रही थीं। मेरे भाई जब मुझे मेन दरवाजे तक लेकर जाने लगे तो मैंने कहा, भाई मेरे बच्चे, मैं अकेली कैसे जा सकती थी? भाई ने कहा, वो अपने बाप की औलाद है, वही उन्हें पालेगा, तुम चलो हमारे साथ। ये बात तो मुझ पर दोहरी कयामत बनकर टूटी थी। मेरा घर उजड़ गया था, मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए थे। वो कैसे मेरे बिना रह सकते थे? मैं कैसे अपने बच्चों के बिना रह सकती थी? मैंने कहा, भाई मेरे साथ ये जुल्म मत करे, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन भाई मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मैं मैके जाकर भी रोती ही रहती। मेरे वालिदैन हयात ना थे, 2 बड़े भाई और भाभियां ही थी। जब मैं उनके बच्चे देखती तो मेरे दिल में अपने बच्चों के लिए माहिए बेआब की तरह तड़पने लगती। मैं बिलक बिलक कर रोने लगती। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी था कि नहीं। छोटी बेटी बस 4 बरस की थी, वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी। दोनों बेटे भी मुझसे बहुत अटैच थे। 1 माह गुजर गया था, लेकिन मेरे आंसू खुश्क नहीं होते थे। मुझे पल पल अपना घर याद आता था। एक बार मेरी भाभी मेरे भाई से कह रही थी, सना अभी जवान है, उसकी शादी हो सकती है। आप लोग अब ये ना समझना कि जिंदगी भर वो यहीं हमारे घर में बैठी रहेगी। भाभी की बात ने मेरा दिल दहलाया था। मैं अब किसी भी मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। भाई भाभी से कहने लगा, अभी चुप रहो, हमने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई को मना कर दूंगी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। 1 माह बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरा बड़ा बेटा वसी था। कहने लगा, मम्मी राबेल को बहुत तेज़ बुखार है, आप प्लीज़ घर आ जाएं। वसी की बात सुनकर तो मेरा दिल तड़प सा गया था। मेरी बच्ची को बुखार था। मैं अगर ये बात भाई से कहती तो वो मुझे कभी भी जाने ना देते। मैंने वसी से पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, तो वो कहने लगा, वो घर पर नहीं है मम्मा, आप घर आ जाए। मैं भी उन दिनों बीमार ही अपने कमरे में पड़ी रहती थी, इसीलिए भाभी से ये कहकर घर से निकल गई कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन गई अपने घर थी। दरवाज़ा वसी ने ही खोला था। मेरे 3 बच्चे सहन में ही थे। मुझे देखकर मेरे साथ लिपट गए, रोने लगे। मैंने राबेल को गोद में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया। वो बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, रिक्शा बाहर खड़ा है, तुम तीनों मेरे साथ चलो। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं कोई नौकरी कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी,
तुम लोगों का खर्च खुद उठा लूंगी, लेकिन तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती मैं। अभी मैं बच्चों से बात ही कर रही थी जब एक कमरे से रामेश बाहर निकला। शेव बड़ी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, बिखरी सी हालत में पहले से बहुत कमजोर लग रहे थे। मेरे बच्चे भी मुरझाए हुए थे। रामेश को देखकर मैं चुप सी हो गई थी। मैंने फौरन से अपनी नजरें बदल ली। बेशक मेरा उनसे शरई कोई रिश्ता न था, लेकिन मेरा दिल तो अब भी उन्हीं के नाम से धड़कता था। 12 साल का साथ था, कोई छोटी बात तो नहीं होती। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, मैं अपने बच्चे ले जाना चाहती हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आंसुओं बहाते गुलूगीर लहजे में उनसे कहा था। वो मेरे पास आ गए, कहने लगे, मेरे बगैर रह सकती हो। रामेश का लहजा भी भीगा हुआ था। मैंने बरजस्ता उनकी तरफ देखा तो वो आंसू बहा रहे थे। मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। सना, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन मैं उनकी माफी का क्या करती? क्या माफी मांगने से वक्त का पहिया पीछे जा सकता था? क्या तलाक जैसे लफ्जों का अजाला हो सकता था? वो मेरे लिए ना महरम से महरम बन सकते थे? मेरा हंसता मुस्कुराता घर और उसकी खुशियां मुझे वापस मिल सकती थी? नहीं, कुछ भी तो नहीं हो सकता था। मैंने कहा, आपकी माफी मुझे मेरा घर और घर हस्ती नहीं लौटा सकती। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बार अगर मेरी बात सुन लेते तो मैं भी आपको गलत नहीं लगती। मेरी बात पर उन्होंने मेरी तरफ देखा था। कहने लगे, मेरी एक बात एक बार सुन लो, शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। मैंने कहा, इसका कोई हल नहीं है रामेश, बस अब मेरे बच्चे मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं बच्चों को अपने साथ लेकर बाहर जाने लगी, लेकिन रामेश ने मुझे बाजू से पकड़कर रोका। नहीं अस्मा, मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दे सकता जब तक तुम मेरी बात ना सुन लो। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले गए, दरवाजा भी बंद कर दिया। पहली बार तन्हाई में मुझे रामेश से खौफ सा महसूस हुआ था। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी कुछ नहीं लगती। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर सना, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। देखो, मेरी बात सुनो, हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम फिर से एक हो सकते हैं। मैंने कहा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो कहने लगे, अगर तुम हलाले के लिए मान जाओ। ये सुनकर तो मैं रामेश की शक्ल ही देखती रह गई थी। कुर्बानी के लिए उन्हें मैं ही मिली थी। मैंने उन्हें ताज्जुब से देखकर कहा, रामेश, बेशक मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं किसी दूसरे मर्द का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसीलिए बेहतर यही है कि आप मुझे मेरे बच्चे दे दें। मैं अपनी जिंदगी बच्चों की खातिर तन्हा गुजार लूंगी। वो कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई मेरे बच्चों को पालेंगे? नहीं सना, वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक पूछ लो उनसे। ये कहकर उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे एक करंट सा लगा था। मैं अपने हाथ उनके हाथों से खींचने लगी। वो कहने लगे, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम क्या समझती हो, मेरे लिए आसान है कि तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं? मैं तो मर जाऊंगा सना, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा घर टूट जाएगा। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम बस ये आखिरी कुर्बानी दे दो, हमारा घर बच सकता है। फिर कहने लगे, मैं एक हलाला सेंटर को जानता हूँ, वहाँ की खातून हलाला करवाती है। असद की बात पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरे बच्चों के रोते चेहरे मेरे सामने थे। 1 माह में कुमला कर रह गए थे। मेरी बच्ची बीमार थी। भाभी को भी मैंने ये कहते सुना था कि अपनी बहन का दूसरा बंदोबस्त करो। मेरे पास अपना घर बचाने का दूसरा कोई रास्ता न था। इसीलिए मैंने रामेश की बात मान ली और उसके साथ हलाला सेंटर पहुंच गई। मैं होटल के कमरे में बेतासुर बैठी थी। औरत के लिए शायद इससे बड़ी आजमाइश और कोई हो ही नहीं सकती कि वो दूसरे मर्द के साथ एक पल भी गुजारे। मेरे लिए एक एक लम्हा अजियतनाक था। मुझे उस शख्स की संगत का सोचकर दिल दहल रहा था जिसके साथ आज की रात गुजारनी थी।
وہ شخص جب کمرے میں داخل ہوا تو پشتوں میں کچھ بول رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے۔ میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ میں اس وقت صرف خوف زدہ تھی۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن کچھ پل بڑے غور سے میرا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی طرف نظریں بھی اٹھاتی۔ کہنے لگا، تم تو بڑا خوبصورت ہے، میں تو سمجھا تھا 3 بچوں کی ماں ہے، نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہے۔ اس کی بات سن کر برجستہ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک 25 سالہ نوجوان تھا، پٹھان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا، ہم تو یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، چلو تمہارا گھر بس جائے گا، لیکن تمہارا شوہر نے تمہیں طلاق دیا کیوں؟ تم تو اچھا خاصا پیارا ہے، گورا بھی ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ اس کی بات سن کر میری یہ حالت تھی کہ دل سینہ شگاف کر کے باہر ہی نکل آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ایسا کرے گا تو حلالہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ہم تمہارا شوہر ہوں، ایک دن کا صحیح لیکن ہوں تو شوہر ہی۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، وہ بڑے پیار سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی، حالانکہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا، ایسا ہی رویہ کیا تھا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی وارفتگی میری جان نکالے ہوئے تھی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، بات سنو، کہاں جا رہے تم؟ میں نے کہا میرا شوہر آ چکا ہوگا، اور میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر بولا، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہم پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، اب تم ہمارا غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، میرے میاں نے رشیدہ خاتون سے بات طے کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، رشیدہ خاتون کون ہوتا ہے بات طے کرنے والا؟ مجھے تم پسند آ گیا ہے، ہم خوش ہیں، تم نے بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے، پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے رشیدہ خاتون کہتا ہے، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے ایک مولوی کو کہتے سنا تھا، اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تم مجھے پسند بھی آ گئے، ہم تم کو طلاق نہیں دے گا۔ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ میں اس کے سامنے رونے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا، وہ تمہارا شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہے، اور ہمارا بیوی ہماری غیرت ہوتا ہے، ہم یا تو مر جاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، اپنی غیرت کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں اور وہ پٹھان حلالہ سینٹر پہنچے اور پٹھان نے طلاق سے انکار کیا تو رامس نے جب اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے غصے سے پھنکار کر کہا کہ تم میری بیوی کو ابھی کے ابھی طلاق دو، ورنہ۔ یہ سننا تھا کہ اس پٹھان نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی۔ کہنے لگا، تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر اب میرا بیوی کو اپنا بیوی کہا تو۔ اس حلالہ سینٹر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پسٹل دیکھ کر ہم سب کو ہی سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ پتا تھا کہ وہ پٹھان 1 منٹ میں گولی چلانے سے پہلے سوچے گا بھی نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پشاور لے گیا۔ میرا خیال بھی رکھتا، میرے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھتا تھا، اپنے گھر والوں کو میرے خلاف بولنے بھی نہیں دیتا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر وقت اپنے بچوں میں اٹکا رہتا تھا۔ میری دوسری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ گل ولی ایک اچھا انسان ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ حلالہ واقعی کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق کوئی چھوٹی سی غلطی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر دیں اور عورت کو حلالے کے نام پر کسی کی 1 رات کی بیوی بنا دیں۔ یہ بات شاید رامس کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
مجھے اب بھی اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ مجھے اب رامز کا خیال نہیں آتا، کیونکہ اس کی محبت اگر سچی ہوتی تو مجھے ہر بار تختہ مشک نہ بناتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتایا کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔